नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिटरेचर से है फ्लेमिंगो, जो कि हम लोग देखे हैं कि क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा पैसेज के दो पैसेज होते हैं, एक प्रोज के होते हैं और एक लिटरेचर के होते हैं ना, जो हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी देखा होगा। बहुत सारे पैसेज ऐसे होते हैं जो मैच करते हैं लास्ट ईयर से, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस निकालें, वहाँ से पढ़ते हैं पैसेज बनाया कैसे जाता है। हम लोग पैसेज कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग जो पैसेज बनाते हैं उसमें बहुत ही ध्यान से जो पैराग्राफ दिया होता है उसको रीड करते हैं, अच्छे से रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन जो नीचे दिए होते हैं उसको देखते हैं और उसके बाद वहाँ से करेक्ट आंसर ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, जो पैराग्राफ दिया है वहाँ से रीडिंग चालू, सबसे पहले रीडिंग करते हैं उसको। I started for school very late that morning and was in a great state of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participation. हम लोग जो M. Hamel का जो क्वेश्चंस पढ़े हैं, लेसन पढ़े, उसमें आप देखे थे कि उनका बिहेवियर कैसा था, है ना। वो बहुत ज़्यादा डांटते थे, है ना, बहुत लोग उनसे, जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे बहुत डरते थे उनसे, क्योंकि वो बहुत ही जोर से चिल्ला के डांटा करते थे। Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. जो क्वेश्चंस करने वाले थे वो कौन सा क्वेश्चंस था, पार्टिसिपल। M. Hamel उस दिन जो है कि हमसे क्वेश्चन पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स का, और मैं जो है पहुँचने के लिए बहुत ही लेट हो चुका हूँ स्कूल, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है M. Hamel से, and I did not know the first word about them. और पार्टिसिपल का एक सिंगल वर्ड भी मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, ना ही मैं उसके बारे में जानता हूँ। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. सबसे पहले तो मैं सोच रहा था कि वहाँ से भाग जाऊँ, कि मैं स्कूल नहीं जाऊँ, कि मैं कहीं और ही चले जाऊँ, उसके बाद स्कूल के बाहर ही अपना, जो स्कूल का डोर्स के बाहर ही अपना दिन बिताऊँ। It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods. और उस दिन जो है डे कैसा था, बहुत ही ब्राइट था, वार्म भी था, बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम था और बहुत ही ब्राइट उस समय दिन था। The birds were chirping at the edge of the wood. और उस समय जो वो सुबह सुबह का समय देखें आप, स्कूल के टाइम आते रहते हैं तो बहुत सारे जो बर्ड्स होती हैं वो आवाज़ें निकालती होती हैं, चिल्ला रही होती है अपने एज से। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill द पर्शियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग। और वहीं पे आगे जाके जब वो देखता है ओपन फील्ड में, जो ये पैसेज है हमको पता है कि हम लोग फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रेंड जो रहता है वो M. Hamel का स्टूडेंट रहता है ना, उसके बारे में बात कर रहा है, जो कि लेट हो जा रहा था स्कूल जाने के लिए। तो ये पैसेज वहीं से लिया गया है, द लास्ट लेसन। तो जो फ्रेंड्स है वो वहाँ से गुजरता रहता है, इन द ओपन फील्ड से जब वो जाते रहता है तो सॉमिल के पीछे तरफ क्या करते हैं, जो पर्शियन सोल्जर है वो ड्रिल करते रहते हैं, परेड करते रहते हैं। वेयर ड्रिलिंग इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और ये सब उसके ध्यान वापस से कहाँ जाता है कि पार्टिसिपल में थोड़ी देर वो सब वो देखते हुए जाता है, लेकिन वापस से उसका ध्यान पार्टिसिपल में जाता है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। लेकिन ये सब देखते हुए वो जल्दी कहाँ जाता है, स्कूल की तरफ जाता है। उसका स्ट्रेंथ रहता है कि हाँ वो स्कूल जा सकता है, ये सब देखते हुए वहाँ से निकलता है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, जो पैसेज है उसको अच्छे से पढ़ा और फिर समझा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है M. Hamel क्वेश्चंस ऑन। हमको M. Hamel कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला था, तो हमने क्या देखा था कि M. Hamel कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछने वाला था। एग्जाम्पल पे दिया है फ्रेंच का, पार्टिसिपल्स पूछने वाला था, ग्रामर एंड इंग्लिश, ठीक है।
ग्रामर दिया हुआ है क्वेश्चन में ग्रामर पूछा है, इंग्लिश बोला है, फ्रेंच बोला है और पार्टिसिपल्स बोला है, और हमने कहीं भी ये सब चीज़ें नहीं देखा, फ्रेंच, ग्रामर एंड इंग्लिश, तो वो कौन सा क्वेश्चन करने वाला था, पार्टिसिपल्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, राइट आंसर इज पार्टिसिपल्स। हमको वो पार्टिसिपल्स का क्वेश्चन पूछने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डे वाज सो ब्राइट, डार्क, कूल, ब्राइट एंड कूल। बहुत ज़्यादा ब्राइट था, बहुत ज़्यादा डार्क था, कूल था या फिर ब्राइट और कूल था। क्या था उस दिन डे, हमने क्या पढ़ा था, इट वाज सो वार्म, सो ब्राइट। तो वार्म तो दिया नहीं है, यहाँ पे क्या दिया है, सो ब्राइट, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, सो ब्राइट, नॉट कूल एंड ब्राइट, इट वाज ओनली ब्राइट। नेक्स्ट, द पर्सन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग इन, और पर्सन सोल्जर कहाँ पे ड्रिल कर रहे थे, बैक साइड ऑफ स्कूल, स्कूल के क्या बैक साइड में था, वो फील्ड में कर रहे थे। बैक ऑफ द सॉमिल, बैक ऑफ द सॉमिल और बैक ऑफ द मिल, बैक ऑफ द सॉमिल था, ये बैक ऑफ द मिल था। हम फिर से ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, तो यहाँ पे हमारा करंट क्वेश्चन आएगा, वो ओपन फील्ड से देखता है, क्या देखता है कि उन लोग सॉमिल के पीछे क्या कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है। बैक ऑफ द सॉमिल इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि उन लोग ड्रिल कर रहे थे सॉमिल के पीछे, जो कि वो ओपन फील्ड से देखा था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज दैट फ्रेंड डिड नॉट नो अबाउट द फर्स्ट वर्ड ऑफ, फ्रेंड्स को कौन से फर्स्ट वर्ड का मतलब थोड़ा भी नॉलेज नहीं था, क्या के बारे में उसको नहीं पता था, वो यहाँ पे बात कर रहा था, है ना, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, अबाउट देम, और क्या के बारे में बात कर रहा था, वो पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात कर रहा था, और उसके बारे में उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। फ्रेंड्स डिड नॉट नो अबाउट द फर्स्ट वर्ड ऑफ, ग्रामर में पार्टिसिपल और ग्रामर भी दिया हुआ है, लेकिन पार्टिसिपल और ग्रामर दोनों को पढ़ने नहीं बोला था, वहाँ पे सिर्फ उसने पार्टिसिपल पढ़ने बोला था, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका पार्टिसिपल आएगा, एंड फ्रेंड्स वाज आल्सो अ रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे आप लोग एक बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको रीड करेंगे और फिर इसको दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे पहले जो हम लोग देखिए पैसेज में हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, सारे जो पैसेज होते हैं पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के उसको समझ के हमको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक पैसेज हम यहाँ पे खत्म करते हैं। हमने कल अपना एक पैसेज कंप्लीट किया था जो कि फ्लैमेंको लिटरेचर से था। अब हम पोएम का एक पैसेज देखते हैं। नेक्स्ट, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो ये पैराग्राफ अंदर दिया हुआ है उससे हमको क्या करना है, आंसर निकालना। जैसे हम कल एक पैराग्राफ जो दिया हुआ था लेसन का पैराग्राफ लिटरेचर, वहाँ से निकाले थे। आज एक पोएम का स्टैंजा दिया हुआ है, हमको वहाँ से निकालना है। हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन पेपर में तीन टाइप्स के जो पैसेज है वो आते हैं। तो पहले हम कल एक पढ़ चुके थे जो कि लिटरेचर से था, जो लेसन से लिया गया पैराग्राफ था, और आज ये जो है वो पोएम से लिया हुआ है, और ये दोनों ही एग्जाम में आते हैं। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। मैं क्या चाहता हूँ उससे मुझे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये टोटली इन एक्टिविटी, मैं ये एक्शन से पूरे तरीके से बाहर, हम जो भी कर रहे हैं उसमें से निकल के पूरे तरीके से शांत जाते इन एक्टिविटी में आ जाते हैं। आपने पढ़ा होगा अपने जो बुक है फ्लेमिंगो की ही बुक है, उसमें से पोएम है कीपिंग वाइट। ये वहाँ की ही पोएम ली गई है। कीपिंग वाइट आपने पढ़ी अच्छे से, तो उसमें एक पैराग्राफ था जो कि इस पर ही बेस्ड था कि हम शांत रह के सोचते हैं दुनिया के बारे में कि कैसे चलती है ना, कि हम कैसे अच्छे से चला सकते हैं। वही है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। मेरे को ये देखना है क्या हो रहा है, इसमें हमको कंफ्यूज नहीं रहना है। हम टोटली इनएक्टिविटी हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। हम देखते हैं कि लाइफ क्या है, इसके बारे में हम एक बार जान सकते हैं।
सिंगल माइंडेड। लाइफ क्या है? लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, क्या के बारे में है? इट वॉन्ट मोर रन विद दैट। हमको लाइफ आई है तो वो जाएगी, कन्फर्म है, लेकिन हम लोग को रश में नहीं चलना है ना, कभी भी हमको रश में नहीं चलना है। हमको जो लाइफ है वो शांति से जीना है, ना ही कि हमने पूरे में पढ़ा था स्टैंडर्ड कि अगर दूसरी कंट्री हम लोग वॉर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं जीतने के लिए, ऐसे हम लोग की लाइफ चलती है। हम लोग देखते हैं आर्मीज को कि वो लोग अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, हमारे लिए वो लड़ते हैं इसलिए हम शांत रह पाते हैं, कितने सारे वेपन्स भी यूज होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको डेथ के लिए रस का लाइफ नहीं जीना है, हमको शांति से जीना है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, क्या के बारे में है? आई वॉन्ट मोर रन विद दैट। वो डेथ को नहीं है लास्ट में अगर लाइफ है तो, लेकिन रश से नहीं। इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, अगर हम अपना माइंड कभी भी सिंगल नहीं रखते हैं, एक तरीके से नहीं चलते हैं, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, अगर हमारा जो जिंदगी चलता है हम लोग जो देखते हैं वो सिंगल माइंडेड नहीं रहता है, वो कितने तकलीफ से गुजरता है, हमने भी ये चीज़ देखा है ना। अगर हमको कोई काम करना है तो हमको वो काम शांति से करना है। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे काम एक साथ चलेंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे। तो हमको हमेशा सिंगल माइंडेड रहना है, कभी भी कोई काम कंप्लीट करने से पहले या कभी भी कोई काम करने जा रहे हैं। आप लोगों का जैसा एग्ज़ाम है, जैसे इंग्लिश की एग्ज़ाम, अगर आप उस समय हिंदी के बारे में सोचेंगे तो आप अच्छे से इंग्लिश भी नहीं कर सकते, कर पाएंगे क्या? नहीं। तो हमको यही चीज़ देखना है, अगर उस समय इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो हमको पूरी तरीके से फोकस उस चीज़ पे करना है, ना ही कि उसके बाद वाला एग्ज़ाम में, है ना। तो हमको हमेशा ही सिंगल माइंडेड रहना है। कभी भी लाइफ में हम अपना जब भी मूविंग्स ले रहे हैं, अपने मूव्स जब ले रहे हैं, हमें हमारा माइंड को हमेशा शांत रखना है। पर है यूज साइलेंस माइंड इंटरेक्ट विद सैडनेस। कभी कभार हम सैडनेस से भरे होते हैं तो हमको क्या होता है, एक शांत एकांत जगह में, एकांत जगह चाहिए होता है कि हम अपने माइंड को इंटरेक्ट कर सकें, है ना। हम अपने माइंड से मतलब माइंड में कुछ सोच सकें, खुद से कुछ बातें कर सकें, कुछ समय हमारे लिए निकाल सकें कि हमने जो कर रहा है या किया है वो गलत है या सही है, हम जो करेंगे वो आगे सही होगा, कैसा होगा। कभी कभार जो साइलेंस है वो हमको बहुत कुछ सिखा जाता है और हमारे सैडनेस से हमको दूर लेके जाता है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ एंड ऑफ ट्रीटिंग अवरसेल्फ विद डेथ। हम ऐसा नहीं होना चाहिए हमको कि हम कभी खुद को समझ ही नहीं पाए, है ना। जब हम खुद के लिए समय निकालेंगे तब जाके हम खुद को समझ पाएंगे। अगर वो समय भी नहीं है हमारे पास तो हम खुद को नहीं समझ सकते। और हमेशा हम अपने आप को एक डेथ की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, है ना। हमेशा क्रिएटिव वही करते हैं कि काश मौत आ जाए, ऐसा हमारी थिंकिंग होती है जब छोटे से भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमें ये सबसे दूर रहना चाहिए, अपने आप को साइलेंस जगह पे ले जाके साइलेंस का यूज़ करना चाहिए, समय निकालना चाहिए खुद के लिए और खुद से भी इंटरेक्ट करना चाहिए। Perhaps the earth can teach us। कभी कभार ये सब हमको क्या सिखा देता है? अर्थ सिखा देता है ना। जब हम अपने सैडनेस से उभरने के लिए खाली जगह पर जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं वहाँ पे? अगर शांत तो सब चीज़ तो नेचर है ना, बहुत सारे नेचर को यूज़ करते हैं और नेचर ऑब्वियसली पीस लेके आता है हमारी लाइफ में। तो जब अर्थ को देखते हैं, ट्रीज होती है, विंड्स होते हैं और स्काई होता है, तो ये सब देख के हम लोग क्या सोचते हैं? लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं और हमारा लाइफ क्या होता है उससे अच्छा हो जाता है, अच्छा लगने लगता है हमको वो सब देख के। तो हम लोग वही बोल रहे हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। कभी कभार हमको ये भूमि भी सिखा देती है कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है। एज एंड एवरीथिंग सीम्स दैट एंड लेटर गोज टू बी लाइफ। हमको लगता है कि सब चीज़ वहाँ पे खत्म हो गया है ना, सब चीज़ लगता है हमको कि सब चीज़ वहाँ पे खत्म हो गया है। लेकिन जब हम बाद में वहाँ से निकलते हैं तो हमको कैसा फील होता है कि सब चीज़ अलाइव है, सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ जिंदा है। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। अब वर्ड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब हम क्या करते हैं, एक बार वाइट बैठ 12 तक गिनते हैं और आप यहाँ पे वाइट बैठिए, मैं यहाँ से जाता हूँ। हम देखते हैं कभी कभार बहुत सारे लोगों की ये हैबिट होती है कि वो शांत से जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि
काउंट करने लगते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके हम लोग लंबा काउंट करते हैं, क्यों? अपना माइंड शांत करने के लिए। उसी चीज़ के लिए पोएट ने यहाँ पे यूज़ किया है, आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनता हूँ, एंड यू कीप क्वाइट, आप शांत रहिए। आई विल गो, मैं जाता हूँ। आपको पोएम सही से समझ आता है तो कीप क्वाइट एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, या नेक्स्ट लेसन में हम इसको फीलिंग पर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वहीं से हमको क्या मिला है, क्वेश्चन, है ना। पहले हम जो देखे वहाँ से क्या था, लेसन से क्वेश्चन बनाना था, एक लिटरेचर एक पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाए थे। अब यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेचर, तो एक स्ट्रेचर से क्वेश्चन बनाना है। वहीं पे यहाँ पे क्वेश्चन आया है, उसका आंसर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ज़्यादा हम लोग पहले भी पढ़े थे कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है आंसर बनाने में, अगर आप लोग ये सावधानी से पढ़े, केयरफुली अगर पढ़ते हैं तो पूरा केयरफुली यहाँ दिया हुआ है, तो हमको केयरफुली पढ़ना है। या तो वो लिटरेचर का पैसेज हो, या तो ये पोएम का पैसेज हो, है ना, या लेसन से पैराग्राफ लिया गया हो, या पोएम से स्टैंजा लिया गया हो, हमको दोनों ही अच्छे से पढ़ना है। जब तक हम अच्छे से उसको नहीं पढ़ेंगे, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो प्लीज़ आप जब भी ये सॉल्व करके जाएंगे क्वेश्चन, तो आप अपना जो ध्यान है वो कंप्लीट और केयरफुली इस पर लगाएं, तब जाके क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोएट वांट दैट ही शुड नॉट बी, क्या है यहाँ पे, द पोएट वांट्स दैट ही शुड नॉट बी, पोएट क्या चाह रहे थे कि वो कैसे ना रहे, टोटली अपसेट, टोटली इनएक्टिव, टोटली कंफ्यूज्ड और टोटली डेड। यहाँ पे पोएट क्या चाह रहे थे कि वो क्या ना रहे, टोटली कंफ्यूज्ड, वो एकदम ज़्यादा अपनी लाइफ को लेके कंफ्यूज्ड होना नहीं चाह रहे, है ना। द पोएट वांट दैट ही शुड नॉट बी टोटली कंफ्यूज्ड, उनको टोटली कंफ्यूज नहीं होना था, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है उस पर ही दिया हुआ है आपका जो आंसर, तो ये टोटली कंफ्यूज्ड है। The poet wants no drug with, है ना, हम लोग यहाँ पे पढ़े थे no drug with, क्या लिखा है यहाँ पे, साइलेंस नहीं है, इट्स डेथ, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ साथ में ही दिया हुआ है drug with death। अगर आप लोग शांति से इसको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ये भी निकल जाएगा, है ना, ये आंसर भी आसानी से मिल जाएगा। The poet wants no drug with death, ओके। साइलेंस नहीं है, डेथ नहीं है, मूविंग नहीं है, नथिंग नहीं है, इसका डेथ, जो कि यहाँ पे साथ में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नरेटर काउंट अप टू, लोग देखे थे नरेटर कितने तक गिनते हैं, यहाँ लास्ट टाइम में हम लोग देखे हैं कि नरेटर कितने तक गिनते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कहाँ तक गिनते हैं नरेटर, 12 तक, है ना। नरेटर काउंट अप टू 12, इट्स आंसर 12, so 12। आप लोग कभी भी जो पैसेज पढ़ रहे हैं, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आप कहाँ पे क्या नहीं पढ़े हैं, तो आंसर बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगा। लेकिन आप ध्यान से पढ़ते हैं इसको और फिर देखते हैं कि कहाँ पे उसका आंसर मिल रहा है, कहाँ पर मैच कर रहा है, तो हम उसको आसानी से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है काउंट तक, है ना, यहाँ पे काउंट तक लिखा हुआ है और यहाँ पे भी काउंट किया हुआ है, काउंट अप टू 12, narrator count up to 12. Next, fourth question है, the meaning of vast from the stanza is, stanza में vast का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, vast यहाँ नहीं दिया हुआ है, हमको vast का मीनिंग निकालना है पूरे क्या से, stanza से। तो vast का मीनिंग क्या होता है, हम सब जानते हैं vast का मीनिंग ह्यूज होता है, vast मतलब पहला बड़ा हुआ होता है और ह्यूज मतलब भी बड़ा होता है, इसलिए हम यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, ये ह्यूज साइलेंस, ठीक है, ह्यूज मतलब वास्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, ह्यूज। इनेक्टिव साइलेंस है कि कुछ भी ह्यूज का, वास्ट का मतलब नहीं होता है, ठीक है, इसमें से कोई भी ये वास्ट का मीनिंग नहीं होता है, वास्ट का मीनिंग होता है ह्यूज, तो हम यहाँ पे ह्यूज को सही आंसर पे लिखेंगे। ये क्लियर है आपका, जो पोएम का पैसेज है वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हम दोनों पैसेज पढ़ चुके हैं, एक लिटरेचर से और एक
हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास